नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ इक्वलाइजिंग द पोटेंशियल अक्रॉस द इंसुलेटर्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आखिर में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है उस पर हम डिस्कस कर ले थोड़ा सा। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी, अगर हम बात करें स्ट्रिंग एफिशिएंसी की, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो निकल के आया था नीटा इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, यानी कैपिटल भी हमने मान लिया उसको, अपॉन एन इंटू वोल्टेज अक्रॉस इंसुलेटर नियरेस्ट टू कंडक्टर। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए तुमको 3 स्ट्रिंग का लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो एन से भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, समथिंग v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn के बराबर का n स्ट्रिंग है। और नियरेस्ट टू द इंसुलेटर जो आपका वोल्टेज होगा, नियरेस्ट टू द कंडक्टर जो इंसुलेटर वोल्टेज होगा वो vn के बराबर होगा। दिस इज द नियरेस्ट इंसुलेटर। ठीक है, तो नीचा की वैल्यू जो आएगी वो v अपॉन एन इंटू वी एन के बराबर होगा। मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है कि हम कभी भी चाहते हैं कि हमारा सिस्टम 100% एफिशिएंट हो, यानी आपने जो इंसुलेटर की स्ट्रिंग बना रखी है उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाए, 100% हो जाए। ये कब पॉसिबल है, कौन बताएगा? राशिका, इस फॉर्मूले में ये दो इक्वेशन हमारे पास, v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट vn और नीटा इक्वल टू v अपॉन एन इंटू vn। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो नीटा है वो 100% हो जाए, यानी 100% एफिशिएंसी हो जाए, ये कब पॉसिबल है? तो जब अगर हमारा डिनोमिनेटर कम हो तो न्यूमरेटर भी है ना तुम्हारा, तो उस बेसिस पे कुछ बताओ। ये तुम्हारा v क्या है, v1 प्लस v2 प्लस यस डॉट डॉट vn अपॉन n इंटू vn। तो क्या रिलेशन आए कि इसकी एफिशिएंसी 100% हो सकती है, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए तभी तो हो सकता है, यस सर। अदरवाइज कोई रीजन है नहीं ना। जब सर वही न्यूमरेटर तभी की 1 हो वैल्यू जाएगा। डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगी तभी आपका नीटा की वैल्यू 1 आएगी, यानी अब क्या होगा, वो 100% एफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट vn है। अगर v1 की वैल्यू v2 इक्वल टू v3 इक्वल टू डॉट डॉट vn के बराबर हो जाए, ठीक है, अगर v1 v2 v3 सबकी वैल्यू क्या हो जाए, vn के बराबर हो जाए, तो नीटा क्या आ सकता है, v1 की जगह पे vn रख दोगे, v2 की जगह पे vn रख दोगे, तो क्या आ जाएगा, ये n टाइम्स ऑफ vn अपॉन n टाइम्स ऑफ vn। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई, 100%। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हमें कोई भी सिस्टम हम डिजाइन करते हैं, यहाँ पे इंसुलेटर का स्ट्रिंग भी हमने डिजाइन किया हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि वो 100% एफिशिएंट रहे। और ये तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब v1 v2 v3 एंड vn की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, यानी इक्वल वोल्टेज अक्रॉस ईच इंसुलेटर। अगर इक्वल वोल्टेज है अक्रॉस ईच इंसुलेटर, तब आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, यानी 100% एफिशिएंट होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो करते ही हैं कि सिस्टम हमारा 100% एफिशिएंट हो। इसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, मेथड ऑफ इक्वलाइजिंग द पोटेंशियल, या आप ये भी कह सकते हैं मेथड्स टू इंप्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपको इंप्रूव करानी है, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, बाय इक्वलाइजिंग द पोटेंशियल अक्रॉस द इंसुलेटर्स।
तभी पॉसिबल है जब इंसुलेटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको इक्वलाइज कर दिया जाए, तभी आपको 100% एफिशिएंसी मिल सकती है। ठीक है, तो इक्वलाइजिंग द पोटेंशियल अक्रॉस ईच इंसुलेटर, हम इसमें तीन तरह के मेथड देखेंगे कि तीन तरीके से हम ये पॉसिबल है कि हमारा ये इक्वलाइजेशन हो जाए। पहला आपका, वैसे तो चार तरह से है, चौथा भी मैं बता दूंगा थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ा सा अपर पार्ट है। वो सिलेक्शन ऑफ एम, यानी जो म्यूचुअल कैपेसिटेंस जो आप कह रहे हैं या जो सेल्फ कैपेसिटेंस कह रहे हैं, उसके लिए एम की वैल्यू आप कितनी ले रहे हैं। दूसरा, ग्रेडिंग ऑफ यूनिट्स, यानी आप क्या करेंगे, इंसुलेटर को ग्रेड करेंगे, यानी इंसुलेटर के कैपेसिटेंस को चेंज करेंगे। क्यों करते हैं वो सब हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, तीसरा है स्टैटिक शिल्डिंग, ये भी हम देखेंगे कि स्टैटिक शिल्डिंग क्या होता है और कैसे हम कंपनसेट कराते हैं इसका। और एक चौथा भी है हमारा कंडक्टिंग ग्लेजेस, ये अभी हम देखेंगे क्यों हम कंडक्टिंग ग्लेजेस की बात करते हैं, लेकिन ये हम यूज नहीं करते हैं कंडक्टिंग ग्लेजेस। ठीक है, हम बेसिकली ये तीन चीजें, मतलब ये तीन चीजें होती हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है और किसको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ एम। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ एम के लिए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने क्या पढ़ा था कि वी एन प्लस वन की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल वी एन बाई एम प्लस कैपिटल वी एन के बराबर होता है। ये हमने डेरिवेशन निकाला था, जहाँ पे कैपिटल एपोस्ट्रोफी हमने यूज की है इंसुलेटर के अक्रॉस और स्मॉल एपोस्ट्रोफी हमने यूज की है नोड वोल्टेज की। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें तो ये करना है ना कि वी एन प्लस वन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वी एन हो जाए, अप्रोक्सीमेटली वी एन माइनस वन हो जाए, डॉट 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 अप्रोक्सीमेटली वी वन हो जाए, यही चाहते हैं हम। ये कब पॉसिबल है? हेलो, इस रिलेशन से ये कब पॉसिबल है कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए? एनीवन? सर वी एन बाई एम टेंडिंग टू जीरो हो जाए। वी एन बाई एम टेंडिंग, ये पॉसिबिलिटी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी एन बाई एम टेंडिंग टू जीरो हो जाए। तो वी एन तो जीरो होगा नहीं, यानी आप ये कह सकते हैं कि एम टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाए, यानी हाई वैल्यूज ऑफ, वेरी वेरी हाई वैल्यू ऑफ आपको एम चूज करना पड़ेगा। यस, वेरी हाई वैल्यू ऑफ एम, तभी पॉसिबल हो सकता है कि आपका जो ये वैल्यू है वो ऑलमोस्ट बराबर हो सके, क्योंकि यहाँ पे एम आएगा, जब V2 पे जाते हैं तो एम स्क्वायर आता है, जब V3 पे जाएंगे तो एम क्यूब आता है, ऐसे ये बढ़ता जाता है। यस, ठीक है, तो वेरी हाई वैल्यू ऑफ एम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वेरी हाई वैल्यू ऑफ एम सिलेक्ट करने का मतलब है कि आपको लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म इंक्रीज करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाए तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, आपको क्रॉस आर्म की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी बहुत हाई लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म आपको लेना पड़ेगा। जब क्रॉस आर्म आप ज्यादा लेने की बात करेंगे, देखो यहाँ पे ये आपका टावर होता है, क्लियर, ये आपका क्रॉस आर्म होता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस क्रॉस आर्म के लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। इस क्रॉस आर्म के लेंथ को बढ़ाने का मतलब यह है कि आपको टावर की हाइट भी उस हिसाब से धीरे धीरे इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आप इसको बढ़ाते हो, मान लो अगर इसको आपने बढ़ा के इतना किया, तो आपको उस हिसाब से टावर को का हाइट भी इंक्रीज करना पड़ जाएगा। क्लियर? तो लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म आप इंक्रीज करना चाहते हैं टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ एम आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर? ये तभी आप कर सकते हैं जब ये इंक्रीज होगा। लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म इंक्रीज करने का मतलब ये है कि बाई डिफॉल्ट आपको टावर की हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या ये इकोनॉमिकल है? हेलो हेलो, नो सर। ये इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि नहीं। आपको एम की हाई वैल्यू चूज करने के लिए क्रॉस आर्म को बेवजह बढ़ाना,
क्रॉस आर्म को बढ़ाने का मतलब ये है कि आपको वेट का बैलेंस करना है, तो उस हिसाब से आपको हाइट भी प्रोवाइड करना होगा ताकि प्रॉपर क्लियरेंस ग्राउंड से मिल सके। तो हाइट को बढ़ाना, तो इस वजह से, इन सब चीजों की वजह से दिस मेथड इज नॉट इकोनॉमिकल। ये मेथड इकोनॉमिकल नहीं होता है। क्लियर? ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू हम जो प्रैक्टिकली जो मैक्सिमम वैल्यू हम चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m which can be selected is equal to 10। इससे ज्यादा हम प्रैक्टिकली वैल्यू नहीं ले सकते। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m जो है, यानी m मैक्स की वैल्यू आप 10 ले सकते हैं, 10 से ज्यादा ये नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से आपको फिर टावर की हाइट बढ़ानी पड़ेगी और क्रॉस आर्म का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मैक्सिमम जो फिजिबल वैल्यू है m की, वो हम 10 ले सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो इस वजह से हम मतलब इस मेथड को प्रीफर नहीं करते। अब हम सेकेंड मेथड की बात करेंगे। सेकेंड मेथड क्या था हमारा? ग्रेडिंग ऑफ यूनिट। ग्रेडिंग ऑफ यूनिट से क्या मतलब समझ रहे हो तुम लोग? कोई बता सकता है? ग्रेडिंग ऑफ यूनिट का मतलब कोई भी? सर जो इंसुलेटर डिस्क है उनको ग्रेड करना है। उनको ग्रेड करना है, यानी उनके रिएक्टेंस यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू को डिफर करना, यानी उनको कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करना, यही ना मतलब हुआ? अभी तक हम क्या कह रहे थे कि सेम कैपेसिटेंस होगा। ठीक है ना? देखो यहाँ पे ये मेरा 1 हो गया, इसको मैंने मान लिया C1। ठीक है। इसके बाद C2 आएगा। ठीक है। और ये आगे बढ़ता जा रहा है। ये मैंने ले लिया मान लो CN। ठीक है। ये वैल्यू सेम रहेगी। पिन टू अर्थ जो कैपेसिटेंस है, यानी जो शंट कैपेसिटेंस का इफेक्ट है, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, वो अलग नहीं होगा। ठीक है ना? ये हमने ऐसे ले लिया है, ये CN हो गया, ये n+1 ले लिया, तो ये CN+1 हो गया। ऐसे ही आपका ये चलता जाएगा। ठीक है। ऐसे ही मैंने ये बना दिया है यहाँ तक। क्लियर? ये हमारा कंडक्टर। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे CN मतलब हो सकता है कि kth आपकी नंबर ऑफ इंसुलेटर्स हो। मैंने तो बस n को एज ए रेफरेंस लेके कि हाँ n है, n+1 है, ये kth तक जा सकता है, ऐसे ही मैंने बस चूज कर लिया। नंबर ही है, एपॉस्ट्रोफी ही है। ये चूज किस बेसिस पे किया है कि सबके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाए? इक्वल वोल्टेज। इसको हम स्मॉल v मान के चल रहे हैं ना। ईच इंसुलेटर जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो स्मॉल v के बराबर है। ठीक है? लॉजिक क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो? अभी तक हमने क्या देखा था कि ये आपका कैपेसिटेंस अगर C है, तो ये म्यूचुअल इफेक्ट की वजह से इन सबका कैपेसिटेंस क्या होता था? सेम आता था, यानी M×C के बराबर होता था। लेकिन वोल्टेज था, यूनिफॉर्म नहीं था। अब हम ये कह रहे हैं कि सबका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या हो गया? V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू डॉट 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 Vn इक्वल टू Vn+1 को मैंने मान लिया कि स्मॉल v है। ये मैंने एज्यूम कर लिया। क्लियर? यानी आपने क्या किया कि हर एक इंसुलेटर के क्रॉस पोटेंशियल को इक्वलाइज कर दी। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली मैं KCL अप्लाई करूंगा। ये हमारा नोड n है, Vn। ठीक है। ये करंट In+1, यहाँ पे करंट स्मॉल in, और यहाँ पे करंट कैपिटल In। तो जैसे हमने नोड Vn पे KCL अप्लाई किया था, यहाँ भी हम KCL अप्लाई कर देंगे। बाई अप्लाइंग KCL, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी?
यस सर। हेलो, एट नोड Vn, जहां पे पोटेंशियल Vn है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल In+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल in प्लस कैपिटल In के बराबर। अब ये बताओ कि कैपिटल In+1 की वैल्यू क्या होगी। हेलो बच्चों, कोई एक बताओ कि कैपिटल In+1 की वैल्यू क्या होगी। कैसे निकाला था हमने। प्लस कैपिटल आयन, हाँ, स्मॉल आयन प्लस कैपिटल आयन। वो तो मैंने लिख ही दिया है, मैं कह रहा हूँ कि अब वोल्टेज के और कैपेसिटेंस के टर्म में बताना है ना। आई इक्वल टू क्या होता है, अगर किसी कैपेसिटेंस के अक्रॉस हमें करंट निकालना है, इसका कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस सी है और ये करंट आई है, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी है, क्या होता है ये आई इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा सी इंटू वी के बराबर ही तो होता है। ये लास्ट क्लास में डिस्कस भी हुआ था ना, कैसे हमने डिराइव किया था, तो मैं तो सिंपली पूछा हूं ना In+1 की वैल्यू क्या होगी। मौर्य, सुचित्रा, सुचित्रा, प्रीति, सर ओमेगा सी n+1 भी। ओमेगा सी सी एन n प्लस प्लस वन स्मॉल वी। स्मॉल। यही चीज तो मैं पूछ रहा हूँ, तो ये चीज तुम्हें बता नहीं पा रहे हो। स्मॉल In की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल In यानी इस कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, ये नोड वोल्टेज Vn है और ये आपका 0 वोल्ट है, क्या होगा ओमेगा ये, सी एन भी, ओमेगा सी एन भी। ओमेगा सी Vn ना। इस कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, सी है, ओमेगा सी इंटू बी एन। Vn, ठीक है। सिमिलरली कैपिटल In क्या हो जाएगा, ओमेगा सी एन इंटू वी, क्लियर, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा हमारा, ओमेगा सी n+1 इंटू स्मॉल वी इक्वल टू ओमेगा सी वी एन प्लस ओमेगा सी एन स्मॉल वी, क्लियर, ठीक है। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, Cn+1 इंटू वी इक्वल टू सी स्मॉल वी एन प्लस सी एन वी। अच्छा ये बताओ Vn की वैल्यू स्मॉल वी के टर्म में क्या होगी, Vn की वैल्यू स्मॉल वी के टर्म में क्या होगी, त्यागी, त्यागी, राजन, त्यागी, Vn की वैल्यू स्मॉल वी के टर्म में क्या होगी। सर मुझे नहीं पता। नहीं पता, राजन, त्यागी क्यों नहीं पता है, हेलो त्यागी, हाँ जी सर, हाँ जी सर। ये हमने निकलवाया नहीं था ये चीज। सर मुझे एकदम से याद नहीं होते, तो मेरे को एक बार रिवाइज करना पड़ता है बाद में दोबारा से लेक्चर। आज इसमें याद क्या करना है, ये तो कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये बताओ, अभी हमने कहा कि इक्वलाइजिंग कर रहे हैं हम पोटेंशियल का, तो जब इक्वलाइजिंग करेंगे, ये V1 की वैल्यू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू Vn हो गया है, तो हाँ यहाँ जी पे जो कैपिटल V की वैल्यू आएगी, सबका सम आया था ना, और सबका सम क्या मिला था यस मुझे, सर। n इंटू वी Vn के एन, बराबर ये मिला एन था। वी। हाँ जी सर। और यहाँ पे Vn का मतलब ये है कि यहाँ पे सबके अक्रॉस वोल्टेज स्मॉल v के बराबर है, तो स्मॉल Vn क्या हो जाएगा, इस नोड का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस नोड का पोटेंशियल अगर तुम निकालोगे तो क्या होगा, इन सबके अक्रॉस जितना पोटेंशियल आ रहा है सबका सम ही तो होता है। अगर मैं यस सर। Vn की वैल्यू बोलूं मैथमेटिकली भी, तो Vn की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn के वी। बराबर, और यहाँ पे इन हाँ सब जी। की वैल्यू क्या है, स्मॉल v के बराबर प्लस स्मॉल v डॉट 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 प्लस स्मॉल v तो माना हमने, तो ये क्या एन हो टाइम्स जाएगा, वी हो n टाइम्स ऑफ v के बराबर हो जाएगा। वी। तुमको पता नहीं है, ये याद करने वाली चीज है कि समझने वाली चीज है। समझने वाली है सर।
सी एन प्लस वन इंटू वी, वी एन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे सी इंटू एन वी प्लस सी एन वी। ठीक है, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, सी एन प्लस वन इक्वल टू सी एन प्लस एन टाइम्स ऑफ सी के बराबर। तो यहाँ से क्या डिस्कशन निकल के आ रहा है, एनीवन? आप अगर इसको लैंग्वेज में पिरोना चाहें तो क्या पिरो सकते हैं? अगर आपको बोला जाए कि लैंग्वेज में लिखिए इसको तो क्या लिख सकते हैं? सी एन प्लस वन की वैल्यू सी एन प्लस एन सी आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, जो नियरेस्ट टू कंडक्टर इंसुलेटर है उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? हेलो, नियरेस्ट टू कंडक्टर जो का इंसुलेटर है उसका कैपेसिटेंस क्या होगा बाकियों के रेस्पेक्ट में? अधिक होगा। ज्यादा होगा। बढ़ता जाएगा। यानी Yes, कुल sir. मिला के अगर इसको आपको लैंग्वेज में पिरोना है तो आप कह सकते हैं बाई ग्रेडिंग ऑफ यूनिट, बाई ग्रेडिंग ऑफ यूनिट्स, इसको हम एक और नाम देते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, क्योंकि हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑल्सो कॉल्ड है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। क्या हो रहा है, इंसुलेटर नियरेस्ट टू कंडक्टर हैज हायर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, बस ये लिख देना। और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी लॉजिकल रीजन है। क्या लॉजिकल रीजन है, क्योंकि हमें पता है कि देखो यहाँ पे आई एन की वैल्यू अगर तुम देखो ना तो आई एन ओमेगा सी एन इंटू वी के बराबर हो, क्योंकि पोटेंशियल तो इक्वलाइज कर रहे हो आप। तो जैसे जैसे हम टावर वाले इंसुलेटर की तरफ बढ़ते जाएंगे इस करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि करंट क्या होता जा रहा है, जहां जहां पिन टू अर्थ है वहां वहां करंट डिवाइड होता जा रहा है। तो जो आई एन प्लस वन की वैल्यू है वो क्या होगा, ग्रेटर देन आई एन होगा, ये ग्रेटर देन आई एन माइनस वन होगा, डॉट डॉट डॉट, ये ग्रेटर देन आई वन होगा, यानी करंट धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। तो जब हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो करंट की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। करंट रिड्यूस होने का मतलब क्या हो गया, ओमेगा तो चेंज होगा नहीं, वी तो चेंज होगा नहीं, चेंज क्या होगा, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी रिड्यूस होती जाएगी, यानी जो नियरेस्ट टू टावर आपका इंसुलेटर है उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा विद रिस्पेक्ट टू द नियरेस्ट टू कंडक्टर। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। एक यूनिफॉर्म वे में आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा क्या मुश्किल आएगी इसमें, ये तो मेथड अच्छा है लेकिन मुश्किल क्या आएगी, आखिर में इस मेथड्स को भी हम प्रीफर नहीं करते हैं जनरली। कुछ हर जगह प्रीफर करते हैं, हाई वोल्टेज में प्रीफर करते हैं, लेकिन जनरली हम इसको प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों? कोई अपनी बात रख सकता है, बोलो। राजन, यस सर। क्यों आखिर में इसको हम प्रीफर नहीं करते, किस वजह से? मान लो एन नंबर ऑफ इंसुलेटर है और अलग अलग कैपेसिटेंस के इंसुलेटर होते जा रहे हैं, तो क्या ये अच्छी चीज है कि मतलब हर इंसुलेटर का कैपेसिटेंस बिल्कुल डिफरेंट हो? पहली चीज तो क्या जरूरत पड़ेगी, देखो अगर ऐसा होता है तो क्या सबसे पहली जरूरत क्या पड़ेगी, नीड टू स्टॉक वेरिएबल साइज ऑफ इंसुलेटर। पहली चीज तो ये, और जिस इंसुलेटर की आपको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी आपको उसी साइज का इंसुलेटर उसमें लगाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ये प्रैक्टिकली मतलब फीजिबल है कि मतलब इतने सारे स्टॉक का इंसुलेटर डिजाइन करें हम, उसको मतलब मैन्युफैक्चर करें फिर उसी हिसाब से उसको लगाएं? ठीक है, तो ह्यूमन एरर होने के चांसेस तो रहेंगे ही रहेंगे। तो डिफरेंट साइज का, यानी वेरिएबल साइज का मतलब क्या होगा, डिफरेंट यूनिट साइज।
डिफरेंट यूनिट साइज का होने की वजह से क्या हो जाएगा, विच इज ऑल्सो इकोनॉमिकल। क्या इकोनॉमिकल है? हेलो, नो क्या सर। इकोनॉमिकल है कि डिफरेंट साइज के नो सर। यूनिट हम मैन्युफैक्चर करें, फिर उसको रखें, फिर हम ऐसा मेंटेनेंस प्रोवाइड करें कि जो साइज आपका खराब हुआ है उसी साइज से रिप्लेस करें? क्या इकोनॉमिकल है? दिस इज ऑल्सो अन इकोनॉमिकल, क्योंकि आपको फैक्ट्री में फिर उस हिसाब से आपको सांचा डिजाइन करना होगा, उस हिसाब से आपको इंसुलेटर अलग अलग बनाने होंगे, अलग अलग कैपेसिटेंस के, फिर उसको अलग रखना, फिर उसको अलग रखना, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस वजह से ये भी अनइकोनॉमिकल ही है। तो इसी वजह से हम इसको भी प्रीफर नहीं करते, केवल प्रीफर कहाँ करते सर हैं, सर हाई वोल्टेज मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी तो नहीं मिलेगी सर। क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ फिर भी तो नहीं मिलेगी, अलग अलग साइज के डिस्क रहेंगे तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं मान मिलेगी। लो अगर आर्क ओवर हो जाए, अचानक से लाइटनिंग स्ट्राइक कर जाए, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए इन प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, ये हम यूज नहीं करते हैं। क्लियर? इन प्रैक्टिस हम इसको यूज नहीं करते हैं, केवल और केवल ये मेथड यूज होता है, दिस मेथड इज यूज इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। उसमें भी हम क्या करते हैं, मैं बस बता देता हूँ, यूज इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे यूज नहीं होता है ऐसे, ठीक है? हाई वोल्टेज टाई लाइन में हम इसको यूज करेंगे। टाई लाइन का मतलब ही ट्रांसमिशन लाइन होता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ठीक है? होता क्या है इसमें, एक्सेप्ट नियरेस्ट टू द कंडक्टर जो आपका इंसुलेटर होता है, ठीक है, वी चूज लास्ट साइज इंसुलेटर, सिंगल सिंगल केवल एक सिंगल लार्ज साइज इंसुलेटर नियरेस्ट टू कंडक्टर, जो कंडक्टर के नियरेस्ट है उसको हम लार्ज साइज का यूज करेंगे। बाकी सारे इंसुलेटर, बाकी सारे इंसुलेटर का साइज क्या होगा, सेम होगा। केवल और केवल जो नियरेस्ट टू कंडक्टर होगा वो आपका लार्ज साइज का इंसुलेटर यूज होगा। बाकी जितने भी इंसुलेटर आप स्ट्रिंग में यूज करेंगे सब सिंगल साइज के होंगे, वन साइज इंसुलेटर होंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे। ये इन प्रैक्टिस यही किया जाता है, ठीक है? और ये इक्वलाइज करने के लिए ये मेथड भी सही है, लेकिन ये केवल और केवल हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, ठीक है ना? ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में यूज नहीं होता है। क्लियर? तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? हेलो, मेन क्या है, ये चीज बताना है कैपेसिटेंस का, ये फॉर्मूले आपका स्टैटिक शील्डिंग। स्टैटिक शील्डिंग की अगर हम बात करें तो स्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये होता है कि स्टैटिक वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, फील्ड ये भी समझ में आ रहा होगा, ये वर्ड ही बताने के लिए काफी है। तुमने अगर ध्यान हो तो तुमने मतलब एक पिक्चर दिखाता हूँ मैं, हो सकता है वहां से क्लियर हो तुमको, पिक्चर होगा तो दिख जाएगा। ये इमेज दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। चलो यहीं पे डाल देता हूँ।
इमेज दिख रहा है ना? हेलो, यस सर दिख रहा है। स्टैटिक शील्डिंग में हम क्या करते हैं, अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे, ये दिख रहा है तुम लोग को, ये तुम्हारे इंसुलेटर्स हैं, ये, और ये इसको बोलते हैं हम गार्ड रिंग, ये, और ये होता है, देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, ये चीज मैं बोल रहा हूँ, इस चीज को बोलते हैं हम गार्ड रिंग। ये क्या है, कंडक्टर से पास होते हुए पूरे इंसुलेटर को कवर कर रहा है, ठीक है। और ये जो चीज तुमको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं आर्किंग हॉर्न। अभी हम देखेंगे क्या आर्किंग हॉर्न का रोल होता है, ठीक है। ये तुमने देखा भी होगा, सामने जो ट्रांसमिशन लाइन गई है उसमें भी देखा होगा, और ये तुम्हारा वाइब्रेशन डैम्पर होता है, ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। तो स्टैटिक शील्डिंग में क्या होता है कि हम गार्ड रिंग से कवर करते हैं, प्रोटेक्ट, मतलब एक तरह से ये प्रोटेक्शन के लिए भी होता है, ठीक है। और ये इक्वलाइजिंग द पोटेंशियल इन ईच इंसुलेटर, मतलब इस इंसुलेटर में आपको पोटेंशियल को इक्वलाइज करना है, उसके लिए भी यूज होता है। तो स्टैटिक शील्डिंग यूज करने के पीछे मेन वजह क्या है, गार्डिंग यूज करने के पीछे, अगर तुम डायग्राम देखो, सिंपल मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। मतलब डायग्राम कैपेसिटर्स की टर्म में, ये मेरा कंडक्टर, क्लियर, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि हमारा ये NF नोड है, ये VN है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे करंट क्या है, IN प्लस 1 होगा, यहाँ पे करंट स्मॉल IN, ये करंट आपका कैपिटल IN, ठीक है। और वोल्टेज सबके क्रॉस क्या हो गया, इक्वलाइज, यानी स्मॉल v के बराबर। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इक्वलाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि वोल्टेज सबके अक्रॉस स्मॉल v के बराबर। अब इस गार्ड रिंग की वजह से क्या होता है, ये देखते हैं। गार्ड रिंग किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, ये सीधे सीधे किससे कनेक्टेड है, कंडक्टर से कनेक्टेड है। कंडक्टर से कनेक्टेड होने का मतलब यहाँ पे एक मेटेलिक स्टैटिक शील्डिंग का मतलब यही होता है कि ये गार्ड रिंग होते हैं, ठीक है ना। गार्ड रिंग भी मेटल कंडक्टर पार्ट ही होता है, बस हम इंसुलेटर के क्रॉस जोड़ देते हैं इसको। तो क्या होगा, तुम्हें बस आपको एक कैपेसिटेंस सर्टिफिकेट मिल रहा है, वैसे ही ये आपका 0 वोल्ट पे है, और ये क्या होगा आपका कैपिटल V वोल्ट पे होगा। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर का जो वोल्टेज होगा, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, वो V होगा। यानी इससे जो आपने मेटल जोड़ा हुआ है, जो कंडक्टर जोड़ा हुआ है, ये किस लेवल पे होगा, V वोल्ट पे होगा। उसका जो वोल्टेज लेवल होगा क्या होगा, V होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 वोल्टेज है, इस लोड का पोटेंशियल है, वैसे ही यहाँ भी ये चीज होनी है। अगर तुम देखो यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे पिन टू अर्थ कैपेसिटेंस क्रिएट हुए थे, वैसे ही यहाँ भी क्या होगा, पिन टू गार्ड रिंग कैपेसिटेंस क्रिएट होगी, पिन टू गार्ड, यहाँ भी ऐसे ही होगा, बनाया नहीं मैंने, जैसे इधर भी आएगा, ठीक है। अब इसका रोल क्या रहेगा, कौन बताएगा ये, हमें इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो क्या रोल रहेगा इसका, एनीवन। इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग नहीं है, हमने कैपेसिटेंस ग्रेडिंग नहीं की है, इसकी ध्यान रखना आप लोग। यानी इसका कैपेसिटेंस M इंटू सी है, इसका कैपेसिटेंस C है, ये सबका कैपेसिटेंस C है, और इंसुलेटर कैपेसिटेंस M इंटू सी है। सेम इंसुलेटर साइज हम यूज कर रहे हैं। तो इस कैपेसिटेंस का जो कि मेटालिक पार्ट यानी गार्ड रिंग और पिन के बीच में जो कैपेसिटेंस क्रिएट हो रहा है, वो क्या करेगा, कौन बताएगा ये? हेलो राशिका। यस सर। सर इससे हमारा ये जो शंट वाला कैपेसिटेंस है, इसके सीरीज में एक और कैपेसिटेंस आ गया, वो इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, जैसे कि हम
अच्छा बस एक हिंट देता हूँ मैं कैपेसिटेंस सबका, सारे इंसुलेटर की कैपेसिटेंस सब सेम हो गया है, हमने Yes, sir. सबका भी सेम कर, क्लियर। अगर मैं बात करूं आई एन प्लस वन की, तो आई एन प्लस वन क्या होगा, ओमेगा सी इंटू वी, यही होगा ना, ओमेगा एम इंटू सी वी। आई एन की वैल्यू में बोलूं क्या होगा, ओमेगा एम इंटू सी वी। Yes. लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आई एन प्लस वन की जो वैल्यू है वो स्मॉल एन प्लस कैपिटल आई एन के बराबर है। Yes, sir. कुछ ऐसा किया जाए कि जो पिन टू अर्थ आपको लीकेज, ये आपका लीकेज करंट ही होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये पिन टू अर्थ जो आपका करंट है, इसी वजह से वो कैपेसिटेंस का इफेक्ट आता है। अगर इस करंट को हम कंपनसेट कर दें, कंपनसेट करने का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे करंट आपको मिल जाए जिस करंट की वैल्यू क्या है, स्मॉल आई एन के बराबर हो जाएगा, बराबर। अगर इस पे आप केसीएल अप्लाई करोगे तो क्या केसीएल मिलेगा, इस नोट पे केसीएल अप्लाई करो, क्या मिलेगा, आई एन प्लस कैपिटल वन आई एन प्लस प्लस स्मॉल आई एन। तो मैंने मान लिया कि आई एन डैश है, इसको मैं आई एन डैश मान के चल रहा हूँ, प्लस आई एन डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आई एन प्लस कैपिटल आई एन बराबर। और मुझे करना क्या है, मुझे करना है किसी तरह इक्वलाइज करने के लिए पोटेंशियल को आई एन प्लस वन की वैल्यू आई एन के बराबर हो जाए, क्लियर। हमने तो केसीएल अप्लाई कर दिया, बाय अप्लाइंग केसीएल एट वी एन नोड, हमने अप्लाई किया, तो आई एन प्लस वन ये सेम डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, प्लस आई एन डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई एन प्लस कैपिटल आई एन के बराबर। और मुझे क्या करना है कि ये वैल्यू बराबर हो जाए, और ये तभी पॉसिबल है व्हेन आई एन डैश मस्ट बी इक्वल टू आई एन। यानी आपने जो स्टैटिक शील्डिंग की है बाय यूजिंग गार्ड रिंग, वो इतना आपको करंट प्रोवाइड करे कि वो करंट कंपनसेट कर दे लीकेज करंट को, क्लियर, ठीक है। तो आपने क्या किया, गार्डिंग की वजह से वो कैपेसिटिव इफेक्ट पाया, और उस कैपेसिटिव इफेक्ट ने क्या कर दिया, इस शंट कैपेसिटर में जो फ्लो होने वाला करंट आई एन था उसको कंपनसेट कर दिया, यानी आई एन डैश की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू आई एन हो गई, क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, हमें इस कैपेसिटेंस की वैल्यू भी तो निकालनी है, ये वैल्यू कितनी आएगी हमें पता नहीं है, अभी तक मैंने ये कैपेसिटेंस नहीं निकाला, क्लियर। इस कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लिया इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू सी एन है, मान लो, ठीक है। अच्छा ये वोल्टेज क्या है, वी वोल्टेज, यानी इस नोड का वोल्टेज कितना है, वी है, इस नोड का वोल्टेज वी एन है, इसका वोल्टेज 0 वोल्ट। आई एन डैश की वैल्यू कितनी आएगी, कोई भी एक बताओ, आई एन डैश की वैल्यू क्या होगी, आई एन डैश की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वोल्टेज माइनस वी माइनस स्मॉल वी एन अपॉन ओमेगा सी, वेरी गुड, ओमेगा सी एन, ठीक है, क्लियर। आई एन डैश की वैल्यू मिल गई, आई एन की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कि वी एन इंटू ओमेगा सी के बराबर, क्लियर, ठीक है। आई एन की वैल्यू वी एन इंटू ओमेगा सी के बराबर ही होगी, वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये v माइनस स्मॉल वी एन ओमेगा सी एन इक्वल टू वी एन ओमेगा सी, क्लियर, ठीक है। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, तो सी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एन इंटू सी अपॉन कैपिटल वी माइनस वी एन के बराबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्मॉल वी एन की, क्योंकि आपने पोटेंशियल को इक्वलाइज किया है, तो हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, एन इंटू स्मॉल वी के बराबर, क्लियर। कैपिटल वी की अगर मैं बात करूं, अगर टोटल नंबर ऑफ इंसुलेटर में मान के चल रहा हूं कैपिटल एन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ टोटल नंबर ऑफ इंसुलेटर इज कैपिटल एन, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ v इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ v। किसी को इसमें डाउट है, हेलो, यहां से लेके यहां तक अगर टोटल नंबर ऑफ इंसुलेटर कैपिटल एन है, तो मैं कैपिटल वी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, जब हर एक इंसुलेटर के पास वोल्टेज स्मॉल वी है,
तो कैपिटल V इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल N इंटू स्मॉल v। और ये तो तुम्हारा क्या है, Vn किसके लिए, फॉर nth नोड के लिए। nth नोड का मतलब nth इंसुलेटर भी, nth इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इंसुलेटर है वो कैपिटल N के बराबर है, तो हम कैपिटल V को कैपिटल N इंटू स्मॉल v लिख सकते हैं। यानी Cn की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, Vn की वैल्यू क्या हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ v इंटू c अपॉन कैपिटल V की वैल्यू कैपिटल N इंटू स्मॉल v माइनस Vn की वैल्यू स्मॉल n इंटू v। ये क्या आ जाएगा आपका, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस स्मॉल n इंटू c के बराबर। यानी Cn की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल n सर अपॉन टाइम हो गया सर। कैपिटल N इंटू c के बराबर। लास्ट टॉपिक है, इसको खत्म करूंगा उसके बाद ही छोड़ूंगा, कुछ बचा नहीं है, 2 मिनट का काम है। तो Cn की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल n अपॉन n माइनस n इंटू सी, ठीक है ना। तो आप जब ये ग्रेडिंग करते हैं, जो स्टैटिक शिल्डिंग करते हैं, तो उस केस में आपको आपके लिए जो Cn की वैल्यू होंगी, यानी यहाँ पे जो भी कैपेसिटेंस आप यूज निकल के आएगा, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस n इंटू सी, ठीक है। ये मेथड मतलब प्रैक्टिकली बहुत ही फिजिबल मेथड है। इस मेथड को हम जनरली प्रीफर भी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ Cn ये दे देगा, ठीक है, नॉट गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ Cn, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ Cn दे देगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपने जो शिल्डिंग की है वो कैसा है, उसका कर्व शेप क्या जा रहा है, ये सब चीजें पे डिपेंड करता है, क्लियर। तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता है, बस ये हमने एक जनरल सा इक्वेशन निकाला कि हाँ उसके बेसिस पे ये हमारा चीज, लेकिन इंप्रूवमेंट काफी है, क्लियर, इंप्रूवमेंट काफी होता है इसमें। जैसे एज एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ 14 इंसुलेटर के लिए इसको एक बार एग्जामिन किया गया एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो ये देखा गया कि विदाउट गार्ड रिंग के बिना जो आपका नियरेस्ट टू कंडक्टर जो आपका होता है ना, आपका इंसुलेटर, उसका देखा गया कि 18.3% वो आ रहा है, मतलब टोटल वोल्टेज का, क्लियर, ठीक है। जबकि विद गार्डिंग ये जो स्ट्रेस होता है 18.3% स्ट्रेस ऑफ फेज वोल्टेज, क्लियर, ठीक है। जबकि विद गार्डिंग देखा गया तो 11.8% स्ट्रेस आ रहा था। तो आप देख रहे हैं कि नियरेस्ट टू कंडक्टर जो स्ट्रेस हो गया वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इसीलिए इस मेथड को हम जनरली प्रीफर करते हैं, इस मेथड को इसलिए हम प्रीफर करते हैं। इस मेथड से बाय स्टैटिक शिल्डिंग या बाय यूजिंग गार्ड रिंग दो चीजें होती हैं। पहला तो आप क्या क्या कर पाएंगे, इक्वलाइज द पोटेंशियल अक्रॉस, इक्वलाइज द पोटेंशियल अक्रॉस ईच इंसुलेटर, क्लियर। और दूसरा मेन काम होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है, बाय विद द आर्किंग हॉर्न। अभी मैंने बताया ना आर्किंग हॉर्न क्या होता है। आर्किंग हॉर्न सिंपल सा एक सॉलिड मेटल होता है जो सबसे ऊपर पेरिफेरी पे आपके इंसुलेटर के लगा होता है, जो स्ट्रिंग बना होता है ना उसके सबसे अपर पार्ट पे लगा होता है। तो विद द हेल्प ऑफ आर्किंग हॉर्न इट प्रोटेक्ट द इंसुलेटर को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्लैश ओवर का मतलब क्या होता है कि बहुत हाई वोल्टेज हो जाना, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाए, बहुत हाई वोल्टेज होने का मतलब क्या हो जाएगा, एक एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। चाहे नॉर्मली भी अगर फ्लैश ओवर होता है तो उससे भी क्या करेगा, ये पूरा का पूरा इंसुलेटर को सेव कर लेगा। ये जो हॉर्न है, आर्किंग हॉर्न ये कहलाता है, इसके थ्रू करंट फ्लो कर जाएगा और आपका पूरा का पूरा इंसुलेटर आपका सेव रह जाएगा, ठीक है।
तो ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है और इक्वलाइजिंग द पोटेंशियल अक्रॉस ईच इंसुलेटर भी यूज होता है। क्लियर? ठीक है। लास्ट वाला था आपका ग्लेज वाला। तो ग्लेजिंग का मतलब ये होता है ना कि एक तरह से मतलब जब इंसुलेटर है, ऐसे ही सिंपल बता दे रहा हूं मैं, जैसे मान लो ये इंसुलेटर है, तो ग्लेजिंग करने से क्या होता है कि इसके पैरेलली एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ग्लेजिंग करने का मतलब क्या हो गया, उस सरफेस पे चमक पैदा करना और इतना ग्लेज करना कि एक रजिस्टिव प्रॉपर्टी आ जाए, तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो करंट इन दोनों में डिवाइड हो जाए। तो प्रॉपर ये भी उतना इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, क्योंकि ग्लेज कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा ये नहीं पता। ठीक है ना? तो ये इक्वलाइज करने के लिए करंट को ग्लेज करते हैं ताकि एक पैरेलल रेजिस्टेंस आ जाए, जो रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा करंट, तो सारे इंसुलेटर में करंट सेम होगा, इक्वल पोटेंशियल आपका ड्रॉप हो जाएगा सबके अक्रॉस। लेकिन ये भी अनइकोनॉमिकल है। अनइकोनॉमिकल इसलिए है क्योंकि कब तक ग्लेज रहेगा कब तक नहीं रहेगा ये आपको आइडिया नहीं। क्लियर? तो ये आपका मेथड्स है टू इक्वलाइज द पोटेंशियल। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी सारी चीजें मतलब नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद